हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। हाँ जी बच्चों, आज की क्लास में स्वागत है। आज हम लोग कर रहे हैं हमारा सेकेंड लेक्चर। सो एवरीवन, लास्ट क्लास के अंदर अगर आपको याद होगा, हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में। यानी हम लोग डिस्कस कर रहे थे टैक्स क्या होता है। हमने डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में डिस्कस किया था और हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट टैक्सेबल इवेंट। यस और नो एवरीवन। अब आज की क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ये जो टैक्सेस है वो टैक्सेस कानून आया कहाँ से, ये टैक्स बनाने की ज़रूरत क्या पड़ी हमारे देश को। मतलब हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इसका जेनेसिस क्या है। मेरी बात समझो। सो राइट डाउन हेडिंग एवरीवन। किसी भी कानून का जो जन्म होता है वो हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से। कहाँ से हुआ है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से। जी हाँ बच्चों, अगर आज संविधान है इस वजह से सारे कानून हैं। सो टैक्स लॉ भी हमारा संविधान से ही आया है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 को इफेक्टिव हो गया था, 26 जनवरी 1950। और इनको पास करने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जी हाँ, तो संविधान जो पास हुआ था वो 26 जनवरी को हुआ था। दैट इज वाई हम 26 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर कुछ करीब 448 आर्टिकल्स हैं। कितने आर्टिकल्स हैं? 448 आर्टिकल्स हैं और करीब 12 शेड्यूल्स हैं। शेड्यूल समझते हो? 12 शेड्यूल्स। शेड्यूल समझते हो दोस्तों? शेड्यूल्स का मतलब होता है किसी भी कानून के अंदर एक अटैचमेंट। अगर आपने देखा होगा, आपने बैलेंस शीट याद होगा बच्चों, क्लास 12 की, जब आपने कंपनीज एक्ट बैलेंस शीट पढ़ी थी कंपनी वाली, तो वो क्या लिखते थे? शेड्यूल 3, एज पर शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट। अगर आपको याद आ रहा हो, आज भी देखना टीएस ग्रेवाल की बुक में लिखा होगा, एज पर शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट। मैं वही कंपनीज एक्ट वाली बैलेंस शीट की बात कर रहा हूं। कंपनीज एक्ट की बैलेंस शीट जो है वो शेड्यूल 3 में लिखी जाती थी। इसका मतलब क्या है? जनरली जो कानून होते हैं ना, वो सेक्शंस में, सब सेक्शंस में, क्लॉजेस में लिखे जाते हैं। जब कोई शेड्यूल्स लिखे जाते हैं, शेड्यूल्स का मतलब होता है एक अटैचमेंट, एक डायग्राम, एक प्रेजेंटेशन, कोई टेबुलर स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये सब चीजें कहां दी जाती हैं? शेड्यूल्स में दी जाती है। सो संविधान के अंदर टोटल 448 आर्टिकल्स हैं और करीब 12 शेड्यूल्स हैं। कितने? 12 शेड्यूल्स हैं। और उनमें से आज एक शेड्यूल हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बच्चों। मेरी बात को ध्यान से समझना। मेरे को बताना है कि टैक्स कहां से आया। तो संविधान के अंदर एक आर्टिकल था, आर्टिकल 246। आर्टिकल 246। जी हां बच्चों, आर्टिकल 246 जो आर्टिकल है, इसी आर्टिकल के जरिए इस आर्टिकल के अंदर यह बात लिखी है कि आप पावर्स डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास टैक्स लगाने की कौन सी पावर है, स्टेट गवर्नमेंट के पास कौन से टैक्स लगाने की पावर है, और ऐसी कोई पावर है जो दोनों लगा सकते हैं। आओ जरा देखते हैं। आर्टिकल 246 के अंदर शेड्यूल 7, जिसके अंदर बना दिए गए 3 तरह की लिस्ट। लिस्ट 1 जिसको बोला गया यूनियन लिस्ट, लिस्ट 2 जिसको बोला गया स्टेट लिस्ट, और बच्चों लिस्ट 3 जिसको बोला गया कॉन्करेंट लिस्ट। सो वो टैक्सेस, वो कानून, वो टैक्सेस जिसकी पावर किसको दे दी गई? सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दी गई। किसकी दे दी गई? सेंट्रल गवर्नमेंट को। हम बोलते हैं उसको कहां कवर किया गया? यूनियन लिस्ट के अंदर कवर किया गया। सो पावर टू लेवी। बच्चों लेवी का मतलब होता है टैक्स लगाना। लेवी का मतलब होता है टैक्स लगाना। आप लोग लिख सकते हो, लेवी का मतलब है चार्ज करना। क्या मतलब है? चार्ज करना। यानी देखो, लेवी का मतलब होता है चार्ज करना। सो अगर आज आपके ऊपर कोई टैक्स लॉ एप्लीकेबल हो जाता है, उसको हम बोलते हैं लेवी। क्या बोलते हैं हम उसको? लेवी। सो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है टैक्स लगाने की। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है टैक्स लगाने की। अंडर लिस्ट 1 कुछ टैक्सेस बताए गए हैं, वो टैक्सेस लगाने की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। आओ जरा देखते हैं कौन कौन से। जैसे एंट्री नंबर
82। बच्चों याद रहे एंट्री नंबर 82, ये एंट्री नंबर क्या है सर? एंट्री नंबर है सीरियल नंबर। आपको हर कानून के अंदर सीरियल नंबर दे दिए गए हैं कि इतने इतने सीरियल नंबर्स हैं, और ये वो सीरियल नंबर्स बेसिस पर बताया गया कि ये यूनियन लिस्ट में जा रहे हैं, ये स्टेट लिस्ट में जा रहे हैं, और ये कॉन्करेंट लिस्ट में जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि ये वो टैक्सेस है जिनकी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दी, ये वो टैक्सेस है जिनकी पावर स्टेट गवर्नमेंट को दे दी, और एक कॉन्करेंट लिस्ट भी बनाया गया, ये वो टैक्सेस है जिनकी पावर बोथ गवर्नमेंट को दी है, सेंट्रल एज वेल एज स्टेट। सो सबसे पहले तो हम लोग ये समझते हैं कि सेंट्रल लिस्ट यानी यूनियन लिस्ट के अंदर क्या आता है। तो एंट्री नंबर 82 इज इनकम टैक्स। एंट्री नंबर 82 इज इनकम टैक्स। सो इनकम टैक्स लगाने की पावर किसके हाथ में? सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में। एंट्री नंबर 83 कस्टम ड्यूटी। सो गुड्स ड्यूटी ऑन इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। आज के टाइम पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे जो ड्यूटी लगती है वो ये कस्टम ड्यूटी है। मैंने पिछली क्लास में टैक्सेबल इवेंट में समझाया था बच्चों, याद करो। कस्टम ड्यूटी लगता है गुड्स इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर। इनकम टैक्स कब लगता है? अर्निंग टैक्सेबल इनकम पर। इनकम तो सब लोग कमाते हैं, टैक्सेबल इनकम मतलब है जब 2.5 लाख से ज्यादा कमाते हो। जब आपकी इनकम 2.5 लाख से ज्यादा हो जाती है तो आपको इनकम टैक्स पे करना होता है बच्चों, समझ गए। एंट्री नंबर 82 इनकम टैक्स, 83 कस्टम ड्यूटी। हाँ आपके दिमाग में आ रहा होगा सर हम लोगों ने पढ़ा है कि 5 लाख तक तो टैक्स नहीं लगता। बिल्कुल सही पढ़ा है आप लोगों ने, 5 लाख तक टैक्स नहीं लगता, वो एक रिबेट की वजह से है। वैसे स्लैब क्या बोलता है? 2.5 लाख तक टैक्स नहीं लगता। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आओ जरा आगे बढ़ते हैं। एंट्री नंबर 80, एंट्री नंबर 84। बच्चों एंट्री नंबर 84 वैसे तो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी के बारे में बात करता है, हालांकि सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी अब जिंदा नहीं रहा। यह बात मैंने आपको पिछली क्लास में भी बता दी थी। एंट्री नंबर 84 वाज सेंट्रल एक्साइज विच इज रिलेटेड टू मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स। जब भी हमारे देश में गुड्स मैन्युफैक्चर होते थे तो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगती थी। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स इन इंडिया, समझ गए बात। और ये सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी अब नहीं रहा दोस्तों। ये सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी सिर्फ अब 2 आर्टिकल्स में लगता है। कौन से हैं वो 2 आर्टिकल्स? कोई याद है किसी को? मैंने बताया हुआ है कौन से वो 2 आर्टिकल्स। एक टोबैको, जी हां टोबैको पे आज भी क्या लगता है? सेंट्रल एक्साइज। एंड पेट्रोलियम आइटम्स, जी हां पेट्रोलियम आइटम्स पे भी क्या लगता है? सेंट्रल एक्साइज। क्या मेरी बात समझ में आ रही है विवान? इसके अलावा एंट्री नंबर 92A वाज CST, सेंट्रल सेल्स टैक्स। हालांकि सेंट्रल सेल्स टैक्स अब तो पूरा का पूरा क्या हो चुका है? डिलीट हो चुका है। मतलब कोई ऑब्लिगेशन ही नहीं है सीएसटी के ऊपर सीएसटी लगाने की, क्योंकि सीएसटी लगता था इंटरस्टेट सेल पर। कब लगता था? इंटरस्टेट। मैंने पिछली क्लास में बताया था ये बात भी। इंटरस्टेट मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट। जब भी आप कभी गुड को एक स्टेट से दूसरे स्टेट बेचते थे तो सीएसटी लगता था बच्चों। ये ओरिजिन बेस्ड टैक्स था। ओरिजिन बेस्ड टैक्स का मतलब है जिस स्टेट से गुड की मूवमेंट कमेंस होती थी उस स्टेट को रेवेन्यू दिया जाता था, ठीक है। तो ये एक सीएसटी था। मैं आपको बताऊंगा इससे क्या फायदा हुआ क्या नुकसान जीएसटी के टॉपिक में। एंट्री नंबर 92A सीएसटी जो है यानी सेंट्रल सेल्स टैक्स अब नहीं है। सो आपको ये पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, सिर्फ एक नॉलेज के लिए रख रहा हूं कि एंट्री नंबर 92A भी एक लिस्ट है। ऐसे तो वैसे और 1-2 एंट्रीज भी हैं, जैसे एंट्री नंबर 86 इज वेल्थ टैक्स, ठीक है, वो भी एबॉलिश हुए, आज से काफी टाइम हो गया। नेक्स्ट इज एंट्री नंबर 97। देखो गवर्नमेंट ने एक ये एंट्री बनाई जिसका नाम रखा टैक्सेस नॉट कवर्ड अंडर लिस्ट 1, 2 एंड 3। बच्चों हुआ क्या कि जब गवर्नमेंट ने कानून बनाया ना, तो गवर्नमेंट ने जब टैक्सेस लगाए ना, तो बात हो रही थी कि सर क्या हम लोग कोई भी टैक्स लगा सकते हैं? हाँ हम लोग जीएसटी लगा सकते हैं। तो क्या हम लोग एंट्री नंबर 97 के जरिए पावर लेके कोई टैक्स लगा सकते हैं? गवर्नमेंट ने कोई भी कहा कोई भी टैक्स जो अभी तक लिस्ट 1, 2 एंड 3 में कवर्ड नहीं हुआ है उसको हम लोग एंट्री नंबर 97 में लेके आ सकते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, मतलब कोई भी टैक्स, जी हां। तो एक जमाने में 26 जनवरी 1950 BR अंबेडकर जी ने उसी वक्त डिसाइड कर लिया कि एक एंट्री ऐसी छोड़ दो जिसको खाली छोड़ दो, कल को अगर कोई कानून लगाना भी चाहे तो लगा सकते हैं। तो क्या जीएसटी इससे आया? नहीं, जीएसटी से पहले इसका काम हो चुका था। देखो एक एंट्री थी एंट्री नंबर 92C, ठीक है। 92C वाज रिलेटेड टू सर्विस टैक्स, बनाया गया था बट सर्विसेज वाज वेरी लिमिटेड।
तो वो एक जमाना था कि जब हम लोग एक टाइम पे एग्रियन कंट्री थे, जब आजादी मिली हम एग्रीकल्चर कंट्री थे, एग्रीकल्चर से हम लोग मैन्युफैक्चरिंग में शिफ्ट हो रहे थे, मैन्युफैक्चरिंग से हम लोग धीरे धीरे करके कहां पे चले गए, टेरिशरी सेक्टर में। जिस वक्त हम टेरिशरी सेक्टर में शिफ्ट हुए, यानी सर्विस सेक्टर में शिफ्ट हुए, तो गवर्नमेंट को लगा कि सर्विसेज पे भी कोई टैक्स होना चाहिए, जिसका नाम दिया गया सर्विस टैक्स। तो 1990s में आया था सर्विस टैक्स। तो वो सर्विस टैक्स एंट्री नंबर 97 से पावर ली, और पहले तो सिर्फ कुछ सर्विसेज पर सर्विस टैक्स लगता था। अब एंट्री नंबर 97 से गवर्नमेंट ने पावर ली और कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट अब से क्या लगाएगा, जो भी टैक्स 1, 2 एंड 3 में लिस्ट में नहीं आ रहे हैं वो यहां पे आएंगे। इसका मतलब है सेंट्रल गवर्नमेंट क्या पावर है कि वो क्या लगा सके, सर्विस टैक्स लगा सके। तो ये एक रेजिडुअल एंट्री थी जिसकी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने सर्विस टैक्स लगा दिया। दोस्तों क्या लगा दिया, सर्विस टैक्स। तो आज आप लोगों के दिमाग में आता है कि गवर्नमेंट क्यों लेती है हमसे इतना टैक्स, कहां लिखा हुआ है, संविधान में लिखा है बच्चों, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और इस बात पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, इस बात पे कोई गलत नहीं है कि अगर मैं कहूं कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का माई बाप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कह दिया जाए वही फाइनल है। क्या मेरी बात समझ में आई? हाँ, वो बात और है कि कॉन्स्टिट्यूशन में भी अमेंडमेंट लेके आई जा सकती है। कैसे? जैसे हम लोग बिल में अमेंडमेंट लेके आते हैं, कैसे लेके आते हैं, लोकसभा और फिर उसके बाद राज्यसभा और फिर प्रेसिडेंट का असेंट। जी हाँ, यस और नो एवरीवन। सो कॉन्स्टिट्यूशन में भी अमेंडमेंट किया जा सकता है, ऐसा नहीं है। बट जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है वो पावर्स बताई गई हैं, वो हमें रूल्स एज अ रूल्स हमें मेंटेन करके रखना है, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसी तरीके से लिस्ट 1 बनाया गया था, पावर टू लेवी सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी है रिलेटेड टू इनकम टैक्स, कस्टम ड्यूटी, सेंट्रल एक्साइज, सीएसटी, टैक्सेस नॉट कवर्ड इन द लिस्ट 1, 2 एंड 3 व्हिच इज सर्विस टैक्स। हालांकि वो बात और है कि सर्विस टैक्स भी नहीं है भाई हम लोग, अब तो क्या आ गया, जीएसटी आ गया। सर बताओ ना जीएसटी कहां है? बच्चों मैं अभी बात करूंगा जीएसटी के बारे में, अभी रुक जाओ 1 मिनट के लिए। आर्टिकल 246 के शेड्यूल 7 का लिस्ट 2 बात करते हैं। लिस्ट 2 के अंदर पावर टू लेवी किसके हाथ में दे दिया? स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में। पावर टू लेवी किसके हाथ में दे दिया? स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में। यानी स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड कर रहा है कि हम लोगों को किस किस गुड पे या सर्विस पर क्या लगाना है, टैक्स लगाना है। क्या मेरी बात समझ में आई? तो स्टेट गवर्नमेंट के पास क्या पावर्स हैं, आओ जरा समझते हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट को एंट्री नंबर 51 के अंदर बोल दिया कि यू हैव पावर रिलेटेड टू स्टेट एक्साइज। बच्चों जी हां, आज के टाइम पर स्टेट एक्साइज तो लगता है, स्टेट एक्साइज बंद नहीं हुआ, स्टेट एक्साइज लगता है गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग पर, तो सेंट्रल एक्साइज भी गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग पर। सर ये क्या मतलब है, सेम गुड के ऊपर दो? नहीं 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 नहीं। स्टेट एक्साइज के लिए गवर्नमेंट ने ये बोला कि हम लोग चाहें तो, हम लोग नहीं चाहे नहीं, मतलब गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि कुछ गुड्स के ऊपर स्टेट एक्साइज लगेगा और कुछ गुड्स के ऊपर सेंट्रल एक्साइज लगेगा। आओ जरा समझा देता हूं कि एक्साइज कितने तरह के होते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो एक्साइज ड्यूटी जो है वो 2 तरह की है। वन इज सेंट्रल एक्साइज, अदर इज स्टेट एक्साइज। बच्चों सेंट्रल एक्साइज जो ड्यूटी लगती है वो भी लगती है मैन्युफैक्चर पे, ये भी लगती है मैन्युफैक्चर पे। एक्चुअल में गवर्नमेंट ने कुछ सिलेक्टेड प्रोडक्ट स्टेट एक्साइज में डाल दिए, जिसके पावर किसको दे दी? स्टेट गवर्नमेंट को। स्टेट गवर्नमेंट ही लगाएगी और स्टेट गवर्नमेंट ही कलेक्ट करेगी। क्या समझे? रेवेन्यू किसके हाथ में जाएगा? स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में। यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगी और सेंट्रल गवर्नमेंट ही टैक्स क्या करेगी? कलेक्ट करेगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है विवाद? अब बात कर रहे हैं स्टेट एक्साइज की। स्टेट एक्साइज में ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स हैं? तो स्टेट एक्साइज में गवर्नमेंट ने बोला जितने नशे के प्रोडक्ट हैं, नशीले प्रोडक्ट हैं, हाँ, वो सब स्टेट एक्साइज में ही आएंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करें एल्कोहलिक लिकर, ओपियम, इंडियन हेम्प, नार्कोटिक्स। सुने आपने ये प्रोडक्ट? लिकर तो चलो सुना ही होगा, एल्कोहलिक लिकर, ओपियम, इंडियन हेम्प और नार्कोटिक्स, ये भी नशे हैं। हाँ, आपने इसके इंग्लिश वर्जन नहीं सुने होंगे, हिंदी वर्जन जरूर सुने होंगे। चरस, गांजा,
अफीम, ये सब वर्ड सुने होंगे। ये जो वर्ड्स हैं ना, ये बेसिकली इसके इंग्लिश वर्ड्स हैं। तो गवर्नमेंट कहता है ओपीएम, इंडियन हेम्प, नार्कोटिक्स बनाने के लिए, देखो अब तुम कहोगे सर इसकी मैन्युफैक्चरिंग लीगल है क्या? हाँ, इसकी मैन्युफैक्चरिंग बिल्कुल लीगल है। गवर्नमेंट कहता है करो, पब्लिक को कह रहा है करो। पब्लिक मतलब लाइसेंस लेके, ऐसा नहीं है कोई भी उठ के घर पे ही बनाना स्टार्ट कर दिया, ना 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 ना, लाइसेंस लेके काम करो। क्यों? क्योंकि ये जो मैन्युफैक्चरिंग है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग जाती है फार्मा इंडस्ट्री को। जितने नशे प्रोडक्ट्स हैं, ये नशे वाले प्रोडक्ट फार्मा इंडस्ट्री को जाते हैं। आपको पता है हर मेडिसिन के अंदर ड्रग है। ड्रग तभी तो बोलते हैं, केमिस्ट को ड्रगिस्ट भी बोलते हैं, बोलते हैं नहीं बोलते हैं? तो मेडिसिन के अंदर इसकी कंजम्पशन जाती है दोस्तों। ओपियम, इंडियन हेम्प, नार्कोटिक्स एटसेट्रा, ये जो प्रोडक्ट्स हैं जिनको गवर्नमेंट ने बोल दिया कि स्टेट गवर्नमेंट तू डिसाइड कर इस पर कितनी ड्यूटी लगानी है। यानी ये लोग डिसाइड करेंगे 50% लगानी है, 100% लगानी है, 200% लगानी है, 20% लगानी है, स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगा। इसलिए आपको अल्कोहलिक लिकर के जो प्रोडक्ट्स हैं, इनके प्राइसेस आपको हर स्टेट में अलग अलग मिलेंगे। रीजन बीइंग कि ये स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि इसके ऊपर कितना ड्यूटी लगेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? स्टेट गवर्नमेंट लगाती है अल्कोहलिक लिकर पे ड्यूटी, और दैट इज वाई स्टेट गवर्नमेंट, अलग अलग स्टेट्स अपनी मर्जी से डिसाइड करते हैं कि कितना रेवेन्यू उनसे लेना है। मेरी बात समझ में आई? बाकी रिमेनिंग ऑल प्रोडक्ट्स के ऊपर क्या लगता था, इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अब तो लगता ही नहीं ना रिमेनिंग ऑल प्रोडक्ट्स, बट अब तो लगता ही नहीं, अब तो सिर्फ 2 ही प्रोडक्ट्स पे लगता है। बताओ कौन कौन से? टोबैको एंड पेट्रोलियम आइटम्स। जी हां एवरीवन, टोबैको एंड पेट्रोलियम आइटम्स। टोबैको और पेट्रोलियम आइटम्स ही इकलौती ऐसे प्रोडक्ट रह गई हैं जिनके ऊपर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगाया जाता है। बाकी सब चीजें तो अब खत्म हो गई, अब तो सब पर जीएसटी लगता है। हाँ, स्टेट एक्साइज पूरा का पूरा जिंदा है। यस और नो एवरीवन? सो समझ में आता है दोस्तों, एक्साइज 2 तरह के होते हैं। ओके, तो एंट्री नंबर 51 स्टेट एक्साइज, स्टेट गवर्नमेंट को पावर दे दी गई। एंट्री नंबर 54 इज रिलेटेड टू VAT यानी वैल्यू एडेड टैक्स। बच्चों वैट लगता था, मैंने बताया होगा पिछली क्लास में, इंट्रा स्टेट सेल पर। जब भी हम कोई गुड्स को एक स्टेट के अंदर ही बेचते हैं, यानी सेलर भी यहीं का दिल्ली का, सेलर भी यहीं का, बायर भी दिल्ली का, तो अगर सेलर और बायर दोनों दिल्ली के होंगे तो क्या लगेगा? वैल्यू एडेड टैक्स लगेगा। लगता था बेसिकली, अब तो नहीं लगता। वैट जो प्रोडक्ट्स हैं अब सिर्फ 2 ही प्रोडक्ट्स में अभी भी लगता है। एक है अल्कोहलिक लिकर और है पेट्रोलियम। सो अगर आप ध्यान से देखो तो आपने बोला सर, आपने बोला अल्कोहलिक लिकर पे स्टेट एक्साइज भी लगता है। हाँ बेटा, हाँ स्टेट एक्साइज, अल्कोहलिक लिकर मैन्युफैक्चर होगा, पहले स्टेट एक्साइज लगेगा, फिर उसके बाद जब उसको बेचा जाएगा तो वैट लगेगा। सो मैन्युफैक्चरिंग पे स्टेट एक्साइज, बेचने पर वैल्यू एडेड टैक्स। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब बात करते हैं पेट्रोलियम की। तो पेट्रोलियम आइटम्स में अगर आप देखो तो पेट्रोलियम पे मैन्युफैक्चरिंग होगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लेगी, सेंट्रल एक्साइज के नाम से, और अगर बेचोगे तो वैट लगेगा जो स्टेट गवर्नमेंट लेगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? नाउ एंट्री नंबर 51 स्टेट एक्साइज, 54 वैट, 53 वाज इलेक्ट्रिसिटी टैक्स, वाज नहीं अभी भी है। तो हमें वैसे वो इतना पढ़ने की जरूरत नहीं इतनी डिटेल में, क्योंकि हमें मोटा मोटा अपने टैक्स सब्जेक्ट से रिलेटेड टैक्सेस जानने हैं कि कौन कौन से हैं। इज दैट क्लियर? फिर इसके बाद एक ऐसा लिस्ट बनाया गया, जो लिस्ट जिसकी पावर दोनों को दे दी गई है, पावर टू लेवी दोनों को, यानी सेंट्रल एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट दोनों को पावर दे दी। वाह 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 वाह। आओ जरा देखते हैं ऐसे कौन से टैक्सेस हैं। तो गवर्नमेंट ने बोला कोई टैक्स नहीं है। इसका रीजन बहुत सिंपल है यार, सोच के देखो। एक तरफ क्या कहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का मिनिस्टर यानी नरेंद्र मोदी जी, ठीक है, और एक तरफ स्टेट गवर्नमेंट का पर्सन जो कि अलग पार्टी का भी हो सकता है, बोलो हाँ या ना। इनकी आपस में तो लड़ाई हो जाएगी, डिस्प्यूट हो जाएंगे, बोलो हाँ या ना। तो इस रीजन की वजह से दोनों को पावर्स नहीं दी गई टैक्सेस के मामले में। बाकी सारे कानून, बहुत सारे कानून इसके थ्रू बनते हैं, जैसे कि आईपीसी, इंडियन पिनल कोड, सिविल प्रोसीजर्स, ठीक है, आईपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर्स। ये जो प्रोसीजर्स है ना, क्रिमिनल प्रोसीजर्स वगैरह, ये प्रोसीजर्स जो है ना, वो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर ही बनाएगी। मेरी बात समझ में आई? तो ये कुछ ऐसे कानून हैं जो पावर्स दोनों को दे दी गई, सेंट्रल एज वेल एज स्टेट। लिस्ट नंबर 3 के अंदर कॉन्करेंट लिस्ट बोलते हैं इसको। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सो एवरीवन,
आपको समझ में आ रहा होगा कि जो स्टार्टिंग हुई है कानून की, अगर मैं आज़ादी के बाद की बात करूं, आज़ादी से पहले जानकर करोगे भी क्या, ब्रिटिशर्स ने लगाए थे। ब्रिटिशर्स हमसे पहले टैक्स से पहले लगान लेता था। आप लोगों ने तो मूवी भी देखी होगी आमिर खान वाली, लगान लेता था, एक ज़माना था। उसके बाद धीरे धीरे करके टैक्सेस लेना स्टार्ट कर दिया गवर्नमेंट ने। तो टैक्सेस ले लिए वो ब्रिटिशर्स ने लिए। पोस्ट इंडिपेंडेंस संविधान जो 1950 में जाके पास हुआ, ये वो संविधान है जिसके बेसिस पर बहुत सारे टैक्सेस लगाए गए। अब आपको दिख रहा होगा बच्चों कि यहां पर कहीं पर भी जीएसटी नहीं है, कहीं पर भी जीएसटी नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह हुआ कि जीएसटी आर्टिकल 246 में नहीं आता। जीएसटी आर्टिकल 246 में नहीं आता। जी हां दोस्तों, आर्टिकल 246 में जीएसटी नहीं आता। इज दैट क्लियर? आर्टिकल 246 में जीएसटी बिल्कुल भी नहीं आता। तो फिर जीएसटी लेके आने के लिए गवर्नमेंट को करना पड़ा अमेंडमेंट। क्या करना पड़ा? अमेंडमेंट करना पड़ा। जीएसटी लॉ लेके आने के लिए गवर्नमेंट को संविधान को बदलना पड़ा। एक नया आर्टिकल आया, आर्टिकल 246 ए। जी हां, आर्टिकल 246 ए, और इसमें गवर्नमेंट को पावर दी गई टू लेवी जीएसटी। सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी गई, पावर in the hands of central government to make laws related to goods and services tax। समझ गए बच्चों? जीएसटी से रिलेटेड लॉज बनाने की ताकत दे दी गई आर्टिकल 246 ए में। किसके पास? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। संविधान में अमेंडमेंट लेके आना पड़ा। और फिर उसके बाद बहुत सारे टैक्सेस आए। सीजीएसटी आया, एसजीएसटी आया, आईजीएसटी आया, यूटीजीएसटी आया। वो चर्चा हम करेंगे जीएसटी के लॉ के अंदर, ठीक है? अभी नहीं करेंगे, आज नहीं करेंगे। जीएसटी लॉ के अंदर हम इस बारे में चर्चा जरूर करेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या इसका जेनेसिस आपको क्लियर हो रहा है? जी हाँ। कोई डाउट हो तो प्लीज पूछते रहना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आपके सामने है संविधान के बारे में जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैंने आपसे बात करी। आगे बढ़ते हैं एवरीवन। नाउ मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं कि सर ये इनकम टैक्स लॉ की आप बात करो। अब थोड़ा सा, अब ये हम लोगों ने टैक्स की बात करी, अब हम लोग इनकम टैक्स लॉ की बात करते हैं। बहुत हो गई टैक्स की बात, अब हम इनकम टैक्स लॉ की बात करते हैं। इनकम टैक्स लॉ, अगर मैं बात करूं एंट्री नंबर 82 की, तो सर थोड़ा एंट्री नंबर 82 के बारे में हमें थोड़ा बताओ, इनकम टैक्स लॉ के बारे में। बच्चों आपको तो पता ही है आपका सिलेबस क्या है। इनकम टैक्स जो है वो आपके सिलेबस में करीब 50 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का है? 50 मार्क्स का। 100 मार्क्स का ये पेपर है, 50 मार्क्स का इनकम टैक्स है, 50 मार्क्स का जीएसटी है। यस और नो? जीएसटी इन कस्टम लॉ। 50 मार्क्स का ये जो इनकम टैक्स है, इसके अंदर क्या कोर्स बनाया गया, आओ समझते हैं। एंट्री नंबर 82 इनकम टैक्स। सबसे पहले देखो, हमें हमारा पर्पस समझना है। हमारा पर्पस एग्जाम पास करना नहीं है। अगर आप सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए बैठे हो ना, तो फिर तो कोई फायदा नहीं है। समझो, एंजॉय करो ये क्लासेस को, ठीक है? आओ जरा देखते हैं बच्चों, डिस्कस करते हैं अबाउट इनकम टैक्स लॉ। अब हम बात करेंगे इनकम टैक्स लॉ, और इनकम टैक्स लॉ में आया इनकम टैक्स एक्ट 1961। जी हां, इनकम टैक्स एक्ट 1961। 1961 इसको इसलिए बोला गया क्योंकि 1961 ये वो ईयर था जिस ईयर में लोकसभा ने, राज्यसभा ने, सॉरी प्रेसिडेंट ने असेंट दे दिया। तो लोकसभा राज्यसभा पहला स्टेप है ना। तो आपको तो पता है कोई भी कानून बिल से पहले एक्ट में कन्वर्ट होता है। बिल से एक्ट में कन्वर्ट होने के लिए सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले लोकसभा से पास होता है वो बिल, लोकसभा पास द बिल। फिर इसके बाद क्या करती है? राज्यसभा पास द बिल, फिर राज्यसभा पास करता है बिल। बोलो हाँ या ना? लोकसभा राज्यसभा बिल पास करने के बाद फिर प्रेसिडेंट असेंट देता है, रिसीव द असेंट ऑफ प्रेसिडेंट। इस बिल के ऊपर प्रेसिडेंट का अप्रूवल होना जरूरी है। जैसे ही प्रेसिडेंट अप्रूवल दे देगा तो ये बिल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा दोस्तों। इनकम टैक्स एक्ट 1961 ये इसलिए बना क्योंकि उस ईयर में जाके इसको पास कर दिया गया था बाय प्रेसिडेंट। इज दैट क्लियर? 1961 इसका नाम दिया गया, हालांकि ये एक्ट एप्लीकेबल 1/4/1962 से हुआ। ये एप्लीकेबल कब से हुआ? विद इफेक्ट फ्रॉम 1/4/1962।
ठीक है, 1961 में ये एक्ट पास किया गया बट इफेक्टिव हुआ 1/4/1962 से। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? इनकम टैक्स एक्ट में टोटल कितने सेक्शंस हैं? वेरी इंपॉर्टेंट, इनकम टैक्स में टोटल कितने सेक्शंस हैं? 298 सेक्शंस हैं। कितने सेक्शंस हैं? 298 सेक्शंस हैं। और कितने स्केड्यूल्स हैं? 14 स्केड्यूल्स हैं। कितने स्केड्यूल्स हैं? 14 स्केड्यूल्स। वही स्केड्यूल जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बताया था, 298 सेक्शंस हैं, 14 स्केड्यूल्स हैं। याद रखना है आपको, टोटल 298 सेक्शंस। आपको सारे नहीं करने, इंटरमीडिएट की जर्नी में आपको सारे नहीं करने, बट काफी कुछ करना है। ऐसा नहीं है कि हम लोग इग्नोर कर सकें, काफी कुछ करना है, बहुत कुछ करना है, बहुत सारा कोर्स है। यस और नो? सो इनकम टैक्स एक्ट 1961 जो कि विद इफेक्ट फ्रॉम 1/4/1962 से इफेक्टिव हो गया और 298 सेक्शंस है, 14 शेड्यूल्स हैं, ये बात आपको याद रखनी है। तो इसलिए मैं इसको क्या कर देता हूं, हाईलाइट कर देता हूं, आप लोग भी करके रखो। अब आप लोग जानते हो इनकम टैक्स एक्ट 1961 मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, बट उससे पहले ये जानना बहुत जरूरी है सर ये इनकम टैक्स का डिपार्टमेंट क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा बताओ। मेरे चाचा, मेरे मामा, मेरी बुआ जी, मेरा कुछ तो सारे रिलेटिव में कोई ना कोई होगा, उनके बच्चे क्या बने होंगे? भाई साहब कमिश्नर बन गया, कोई असिस्टेंट कमिश्नर बन गया, कोई पड़ोसी में किसी ने सुना कोई आईटीओ या इनकम टैक्स ऑफिसर, और क्या रुतबा होता है उनका, हाँ या ना? सो आप लोग जानना चाहते हो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या होता है। आओ जरा समझते हैं दोस्तों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के बारे में, इनकम टैक्स एक्ट को आगे बढ़ाने से पहले। सो राइट डाउन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। जी हां बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट बेस है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जानना, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की शुरुआत होती है सेंट्रल गवर्नमेंट से। तो वो तो ऑब्वियसली ज्यादा अगर डिपार्टमेंट्स की शुरुआत सेंट्रल गवर्नमेंट से ही होती होगी। जी हां, सेंट्रल गवर्नमेंट बेस है किसी भी डिपार्टमेंट का। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे काम करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, फाइनेंस मिनिस्ट्री काम करती है। फाइनेंस मिनिस्ट्री के नीचे, फाइनेंस मिनिस्ट्री के नीचे एक डिपार्टमेंट है। देखो फाइनेंस मिनिस्ट्री बहुत सारे काम होते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री के, इसलिए इसके अंदर एक काम है जिसको फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर, अगर मैं टैक्स से रिलेटेड बोलूं तो टैक्स से रिलेटेड कौन काम करता है? रेवेन्यू डिपार्टमेंट। कौन काम करता है? रेवेन्यू डिपार्टमेंट। तो सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। कौन आता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के नीचे रेवेन्यू डिपार्टमेंट। कौन आता है? रेवेन्यू डिपार्टमेंट। जी हां, रेवेन्यू डिपार्टमेंट वो डिपार्टमेंट है जिसके नीचे हमारा डायरेक्ट टैक्सेस का, जो मैंने आपको पिछली क्लास में आपको डिफरेंस के वक्त बताया था, कौन आता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। जी हां दोस्तों, सीबीडीटी सुना है ना इसके बारे में? सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। ये वो अथॉरिटी है जो डायरेक्ट टैक्सेस को मैनेज करती है। ये वो अथॉरिटी है जो डायरेक्ट टैक्सेस से रिलेटेड अमेंडमेंट्स, हाँ सारी चीजें, पढ़े लिखे बोर्ड यही है। देखो इसके ऊपर पढ़े लिखे हो या ना हो, इसके ऊपर पढ़े लिखे हो या ना हो, सबसे पढ़े लिखे सीबीडीटी तो है ही है, क्योंकि सीबीडीटी ही है जो सर्कुलर नोटिफिकेशंस लेके आती है। बहुत सारी पावर्स हैं सीबीडीटी के पास। आओ दोस्तों समझते हैं सीबीडीटी की पावर्स, सीबीडीटी के अंडर कौन कौन आते हैं। तो सीबीडीटी अगर हम बात करें तो सीबीडीटी के नीचे काम करते हैं, सीबीडीटी के नीचे काम करते हैं चीफ कमिश्नर, चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, जिसको हम लोग शॉर्ट में सीसीआईटी भी बोल सकते हैं, चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। बच्चों चीफ कमिश्नर के नीचे काम करते हैं कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। इसको शॉर्ट में सीआईटी भी बोलते हैं, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। और कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के नीचे कौन काम करता है? कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के नीचे कौन काम करता है? एडिशनल कमिश्नर। देखो नाम से लग रहे हैं ये भी एक कमिश्नर ही है क्योंकि एडिशनल है, बट क्योंकि ये एडिशनल है इसलिए कमिश्नर के नीचे एडिशनल कमिश्नर। एडिशनल कमिश्नर के नीचे भी एक कमिश्नर है जिसको बोलते हैं जॉइंट कमिश्नर। क्या बोलते हैं? जॉइंट कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर। तो जॉइंट कमिश्नर भी नाम से लग रहा है कि ये साथ ही बैठता होगा, बट नहीं, ऐसा नहीं है, ये एडिशनल कमिश्नर के भी नीचे है। अच्छा, फिर एक पोस्ट आती है असिस्टेंट कमिश्नर की, असिस्टेंट या फिर डेप्यूटी कमिश्नर।
इनकम टैक्स में बहुत सारे कमिश्नर्स हैं, कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्यूटी कमिश्नर, जिसको हम लोग शॉर्ट में एसी या डीसी भी बोल सकते हैं। और फिर डिप्यूटी कमिश्नर के नीचे आता है वो ऑफिसर जो आपसे हेलो बोलने आता है आपके घर। जी हां, इनकम टैक्स ऑफिसर्स, आईटीओ। बच्चों, मेजॉरिटी बेसिस में, मेजॉरिटी केसेस में आईटीओ ही वो होता है जो आपके घर में आपसे मिलने आएगा, आपसे टैक्स के बारे में आपको बताएगा, आपके घर में रेड मारेगा विद जो है अप्रूवल लेके आता है पूरा, और वो अगर उसको लगता है, कोई शक लगता है तो वो रेड मार सकता है। सो बेसिकली इनकम टैक्स ऑफिसर्स ही हैं वो जो आपसे मिलने आते हैं। सो प्लीज बुरा मत मानना, द मोस्ट करप्टेड अगर आप गूगल पे सर्च करोगे इन इंडिया इज इनकम टैक्स ऑफिसर्स। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस वक्त सबसे ज्यादा करप्टेड में आता है। देखो, गूगल पे भी ये चीजें सही तरीके से क्लैरिटी से नहीं देंगी, क्योंकि ऑब्वियसली ये चीज एक ये फिर इमेज टेक पे आ जाती है। इनकम टैक्स ऑफिसर्स, यस दोस्तों, इनकम टैक्स ऑफिसर्स इनके पास अथॉरिटीज इतनी हैं कि यस, इनको ये चीजें देखनी पड़ती हैं, इनके हाथ में पावर्स होती हैं। तो अगर कोई मतलब कोई भी तरह का कोई पर्सन से बात करके जानी है, कोई करने आना है, पर्सन से बात करने आना है, तो वो उनसे डील करते हैं। ऑब्वियसली सारे ऑफिसर्स ऐसे नहीं होते, कुछ गिनती के ऑफिसर्स ऐसे होते हैं, कुछ ऑफिसर्स ऐसे नहीं भी होते होंगे। सो हम लोग सारे डिपार्टमेंट की इमेज खराब नहीं कर रहे हैं, बट इनकम टैक्स ऑफिसर्स ये जो आपसे फेस टू फेस मीटिंग करने आते हैं। सर, इनकम टैक्स ऑफिसर्स के नीचे भी कोई होते हैं? जी हाँ, इनके नीचे होते हैं बच्चों इंस्पेक्टर्स। क्या होते हैं? इंस्पेक्टर्स। वो जो आपके घरों पे जो छापा मारते हैं, तो वो दीवारों को चेक कर रहे हैं, इधर चेक कर रहे हैं, उधर कर रहे हैं, गद्दे फाड़ रहे हैं। इंस्पेक्टर्स, दे आर कॉल्ड एज इंस्पेक्टर्स। सो बेसिकली ये है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर्स। ये पुलिस इंस्पेक्टर्स नहीं है, ये इनकम टैक्स इंस्पेक्टर्स है। अच्छा, इंस्पेक्टर्स के नीचे भी कौन होते हैं? क्लर्क्स। हालांकि इसका डिपार्टमेंट से क्या लेना देना, इनकम टैक्स ऑफिसर तक मेजर डिपार्टमेंट इनकम टैक्स ऑफिसर्स तक है, उसके नीचे कोई डिपार्टमेंट नहीं है। सो बेसिकली ये आपका पूरा का पूरा सिस्टम सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टार्ट हो रहा है, फाइनेंस मिनिस्ट्री, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, और फिर उसके बाद स्टार्ट हो जाते हैं कौन? उसके बाद कौन आ जाता है? उसके बाद यहां से आ जाता है सीबीडीटी। कौन आता है? सीबीडीटी। सीबीडीटी के नीचे आ जाता है चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, फिर कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, फिर एडिशनल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, फिर जॉइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, असिस्टेंट या डेप्यूटी कमिश्नर, इनकम टैक्स ऑफिसर्स। यहां तक हमारा डिपार्टमेंट आ जाता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है एवरीवन? इज दैट क्लियर? सो आपको जानना बहुत जरूरी है कि बच्चों, मतलब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये आईटीओ बनते कैसे हैं। अगर आपके दिमाग में ये आ रहा है कि आईटीओ बनते कैसे हैं, तो मैं आपको एक बहुत सिस्टम सिंपल सा बताता हूं। एसएससी के एग्जाम्स दे दो, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के। एसएससी सुना होगा आप लोगों ने जरूर सुना होगा। एसएससी के एग्जाम्स दो, इंटरव्यू दो। इंटरव्यू में इनकम टैक्स ऑफिसर्स के लिए भी होता है, तो आप इनकम टैक्स ऑफिसर्स का इंटरव्यू क्लियर करते हो तो आपको आईटीओ बना दिया जाता है। भाई साहब, बहुत बड़ी बात है। लास्ट रैंक ऑफ गेजेटेड पोस्ट है, गेजेटेड पोस्ट है, गेजेटेड पोस्ट। गेजेटेड पोस्ट बहुत बड़ी बात है, गवर्नमेंट ऑफिसर्स में आते हैं गेजेटेड पोस्ट। तो इनकम टैक्स ऑफिसर्स एसएससी क्लियर करने के बाद फिर 15 साल के बाद, आफ्टर 15 ईयर्स, आप क्या बन जाओगे? एसीडीसी। फिर 15 साल के बाद आप क्या बन जाओगे? जॉइंट कमिश्नर। मतलब आपको लग रहा होगा सर आईटीओ के बाद 30 साल बाद जाके जॉइंट कमिश्नर, तो फिर ऊपर कौन जाता होगा इसके ऊपर? मतलब इसके ऊपर तो इतनी बड़ी पोस्ट है, कौन जाते होंगे? नहीं, मतलब ऑब्वियसली आपके दिमाग में सही आ रहा है कि सर यहाँ तो 15-15 साल का गैप तो बहुत ज्यादा है, 30 साल तो जॉइंट कमिश्नर बनने में लग जाएंगे, तो क्या कोई और तरीका भी है? जी हाँ, एक और तरीका है, शॉर्टकट तरीका है, वो पढ़ाई लिखाई वाला तरीका है। बहुत ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी। आईआरएस के एग्जाम क्वालिफाई कर लो। किसके? आईआरएस के, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज। जैसे आईएएस होता है, आईपीएस होता है, वैसे आईआरएस होता है, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज। ये एग्जाम अगर आप क्वालिफाई कर गए तो आपको 5 साल बाद, ओनली 5 इयर्स के बाद जेसी बना दिया जाता है। फिर 5 इयर्स के बाद एडिशनल कमिश्नर, फिर आप 5 इयर्स के बाद कमिश्नर, और फिर काबिलियत पे डिपेंड करता है, कमिश्नर भी बनते हैं, सीबीडीटी के चेयरमैन भी बनते हैं। सो बेसिकली आईआरएस ही वो ऑफिसर्स होते हैं जो ऊपर की रैंक्स तक जाते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सो बहुत रुतबा है यार इन कमिश्नर्स का। वही व्हाइट कलर की एम्बेसडर और ब्लू कलर की, मतलब लाल या ब्लू बत्ती होगी, ठीक है, लाइट होगी, और गार्ड होगा, साथ में दोनाली होगी, दोनाली में गोलियां होंगी। मतलब ऑब्वियसली गोली वाले ही होगी, दोनाली बिना गोली के कैसे हो सकता है? सो कहने का मतलब मेरा ये है कि आपके पास पावर्स होंगी,
आपके आस पड़ोस डरेंगे। मेरे को भी बहुत अच्छा लग रहा था जब मैंने इसके बारे में सुना, बट मैंने IRS के एग्जाम्स देने का मैंने बिल्कुल सोचा जरूर था। बट क्या होता है कि घर से ना एक पुश मिलना बहुत ज़रूरी है कि हाँ कोई बात नहीं बेटा, तू कर, वो वाली चीज़ थी नहीं। ठीक है, वो अगर आपके दिमाग में भी ऐसा आता है और आपके घर वाले भी आपको डिस्करेज करेंगे, देखो डिपेंड करता है। मेरे को ऐसा लगता है कि मुझे करना चाहिए था, बट मैं आज तो नहीं कर पा, अब मैं उम्र तो निकल गई, वो एज निकल गई। बट आप लोग कर सकते हो अगर आप चाहो तो। CMA क्वालिफाई करने के बाद ही करना, CMA क्वालिफाई कर लो, उसके बाद करना, आपको एक एज मिलेगा, एक एडवांटेज मिलेगा, और फिर आपको एक पोस्ट आपकी बढ़ती जाएंगी, मजा आ जाएगा जिंदगी में। ठीक है, आपकी पोजीशन इतनी बढ़िया होगी। IRS एग्जाम देने के बाद GD ग्रुप डिस्कशन और वो जो इंटरव्यू क्लियर करना है, वो इंटरव्यू क्लियर करने के लिए आपके पास कुछ नॉलेज होनी चाहिए, वो ये CMA की डिग्री आपको देगा। सो IRS के एग्जाम क्वालिफाई करो, आप ज्वाइंट कमिश्नर फिर एडिशनल कमिश्नर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है विवाद? नाउ ये तो डिपार्टमेंट हो गया। तो मैं आपको बोल रहा था कि IRS के एग्जाम के बारे में मैंने क्या सुना। मैंने सुना कि IRS के एग्जाम्स देने के लिए आपको 2 स्टेजेस होते हैं बस। CMA में तो फाउंडेशन होता है, फिर इंटर होता है, फिर फाइनल होता है। वाह वाह वाह, सिर्फ इसमें 2 ही। चलो भाई IRS करे। प्रीलिम्स के पेपर देने हैं। प्रीलिम्स के 4 तरह के पेपर होते हैं, जनरल नॉलेज, इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, हाँ लॉजिकल रीजनिंग वगैरह, वो जो बेसिक आप लोग नॉर्मली तरीके से देते ही हो। वो 4 पेपर देने हैं, वो कोई मजाक नहीं है, वो बहुत चैलेंजिंग पेपर होते हैं। वो क्वालिफाई करने के बाद आपको स्टेज 2 के मेंस एग्जाम देने होते हैं, और मेंस एग्जाम आपको कंसेक्यूटिव अटेम्प्ट में क्वालिफाई करना होता है। और अगर आप अटेम्प्ट में क्वालिफाई नहीं कर पाए तो आपको प्रीलिम्स में धकेल दिया जाता है दोबारा। कैसा लगा? हो गया मजाक? भाई आप फाउंडेशन से इंटर में पहुंचे, इंटर में पहुंचने के बाद आप फाइनल में पहुंचे, फाइनल में पहुंचने के बाद भगवान ना करे फाइनल में आप फेल हो जाते हो। अब फाइनल में फेल हो गए तो आपको बोल दिया जा रहा है फाउंडेशन दोबारा दो। कैसा लगा? अच्छा नहीं लगा ना? बस प्रीलिम्स और मेंस में प्रॉब्लम यही है कि प्रीलिम्स के बाद मेंस जो है कंसेक्यूटिव अटेम्प्ट में देना है, क्वालिफाई करना है। अगर नहीं कर पाए तो आपको प्रीलिम्स दोबारा देने पड़ते हैं। बार बार आपको प्रीलिम्स धक्के दिलवाते रहेंगे जब तक आप खुद ही एलिजिबिलिटी एज से हट ना जाओ। 28 साल में भी 28 साल होती है इसकी एज लास्ट, कि 28 साल तक आपको ये करना होता है। बट पावरफुल है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपके पास ये पावर्स एक अलग ही पावर्स, ठीक है। सो अगर कोई देना चाह रहा हो तो मुझे जरूर मैसेज करना, डिस्कस करेंगे इसके बारे में। और भी बहुत कुछ जानता हूं, बहुत हेल्प करूंगा आपको इस बारे में। IRS के एग्जाम्स क्वालिफाई करने के बाद आप लोग धीरे धीरे करके रैंक बाय रैंक आपकी बढ़ती जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट है पढ़ लिख कर अब भाई कहां जाओगे? इनकम टैक्स ऑफिसर, असिस्टेंट कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर, कमिश्नर, चीफ कमिश्नर, CBDT के चेयरमैन तक पहुंच जाओगे। बिना पढ़े जाओ भाई, बिना पढ़े जाओ। बोलो, ये देखो बिना पढ़े जाओ, ये देखो बिना पढ़े जा रहा है बंदा, ये बिना पढ़े जा रहा है। कहां जा रहा है भाई? बिना पढ़े जा रहा है। देखो ओ भाई CBDT के भी ऊपर बिना पढ़े जा रहा है। कहां जा रहा है? बिना पढ़े जाओ सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट में। भाई क्या बात कर रहे हो तुम? क्या छोटा मोटा काम कर रहे हो? अगर आप बिना पढ़े जाओगे, मैं आपको बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, डिस्करेज नहीं कर रहा हूं, बट हमारे देश की सच्चाई यही है। जो पढ़ लिख कर जाएगा वो एक नीचे लेवल तक ही रहेगा, और जो बिना पढ़े जा रहा है, लिंक्स बना के अच्छे तरीके से बोलता है, अच्छे तरीके से बातें कर लेता है, तो उसको टॉप पोजीशन दे दी जाती है हमारे देश के अंदर, सेंट्रल गवर्नमेंट। सो कहने का मतलब ये है कि अगर आप देखो तो हमारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कुछ ऐसा है, ठीक है। चलो सच्चाई तो यही है, बट क्या कर सकते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पॉसिबल है कि आपकी इनकम निकालेगा कौन, और इनकम पे टैक्स, आपकी इनकम फाइंड आउट कौन करेगा और इनकम पे टैक्स निकालेगा कौन? उसको बोलते हैं AO। क्या बोलते हैं? AO। तो सवाल हो सकता है हु ऑल आर AO? AO यानी असेसिंग ऑफिसर्स। बच्चों आपकी इनकम पे टैक्स निकालने वाले ऑफिसर को बोलते हैं असेसिंग ऑफिसर। और आपको अगर मैं रैंक वाइज बता दूं तो रैंक 1 आपका असेसिंग ऑफिसर है JC, रैंक 2 ACDC और रैंक 3 ITO। यानी आपके जान पहचान में चाहे मोदी जी ही क्यों ना हो, आप मोदी जी को फोन कर रहे हो कि मेरी इनकम पे टैक्स निकालो, वो तुम्हारी इनकम पे टैक्स बिल्कुल भी नहीं निकालेंगे। सबसे पहले तुम्हारी इनकम पे टैक्स निकालने का काम ITO का होगा। ITO से ना हो पाए ACDC से होगा, और अगर ACDC से ना हो पाए तो JC करेगा, और जो JC कह देगा वो फाइनल माना जाएगा। AO क्या बोलते हैं इसको? AO।
हु ऑल आर असेसिंग ऑफिसर्स। बच्चों अब मैं आने वाली क्लासेस में इनका वर्ड्स का इस्तेमाल करने वाला हूं। असेसिंग ऑफिसर्स, असेसी कौन होते हैं? सो हु ऑल आर असेसिंग ऑफिसर्स। सबसे पहले आईटीओ, आईटीओ से ना हो पाए तो एसीडीसी, एसीडीसी से ना हो पाए तो जेसी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है विवाद? जॉइंट कमिश्नर जो कह दे वो ही फाइनल डिसीजन होगा पूरे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का। तो सर ऊपर वाले क्या कर रहे हैं सर? वो तो मच्छर मार रहे हैं। एडिशनल कमिश्नर, कमिश्नर। बेटे ये बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, इतने बड़े डिपार्टमेंट को हैंडल करना भी तो किसी को आना चाहिए। तो कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, ये पूरे डिपार्टमेंट को हैंडल कर रहे हैं ओवरऑल। दे ऑलवेज सजेस्ट कि ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। जॉइंट कमिश्नर की मदद करते हैं, ये रेगुलरली जॉइंट कमिश्नर्स के साथ मीटिंग करते रहते हैं, बट जॉइंट कमिश्नर्स ही फाइनल डिसीजन देगा उस असेसी का क्या करना है। क्या मेरी बात समझ में आई? सो सीबीडीटी, आप सीबीडीटी जो है ना, ये तो देखो इनकी पावर्स अलग है, इनकी पावर्स ही अलग है। इनकी पावर्स हैं, अगर आप मुझसे पूछोगे सीबीडीटी की क्या पावर्स है, तो सीबीडीटी के पास पावर्स है, एक तो सेक्शन 119 में सीबीडीटी की। बेटा सेक्शन में बता रहा हूं, साथ साथ दिमाग में डाल लो, याद करना स्टार्ट कर दो आज से, ठीक है। सीबीडीटी की पावर सेक्शन नंबर 119 में आती है, टू इश्यू सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशंस। जी हां, सर्कुलर और नोटिफिकेशन। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, सीबीडीटी के पास पावर, सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब सीबीडीटी, यहां पर सीबीडीटी के पावर है कि वो सर्कुलर्स और नोटिफिकेशंस इशू कर सकती है। नाउ सर्कुलर्स क्या है और नोटिफिकेशंस क्या है? सर्कुलर्स का मतलब होता है जब भी कभी किसी कानून में क्लैरिफिकेशन करनी होती है, क्लैरिफिकेशन देनी होती है, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? सर्कुलर। और जब भी किसी कानून में अमेंडमेंट्स निकालने होते हैं, क्या निकालने होते हैं? अमेंडमेंट्स, यानी चेंजेस लेके आने होते हैं ड्यूरिंग द ईयर। देखो एक तो अमेंडमेंट्स होती है बजट के थ्रू आती है, जो फाइनेंस एक्ट के थ्रू, ठीक है। एक होती है नोटिफिकेशंस। क्या होता है? बजट अमेंडमेंट्स आने के बाद भी कुछ अमेंडमेंट्स ड्यूरिंग द ईयर अगर मेरे को निकालनी है, तो ऐसे केस में सीबीडीटी वो पावर रखता है कि वो नोटिफिकेशन इशू कर सके। तो अमेंडमेंट्स जब भी करने होंगे ड्यूरिंग द ईयर, तो वो नोटिफिकेशन के थ्रू पास किए जाते हैं अमेंडमेंट्स। क्या मेरी बात समझ में आई? बजट के अलावा तो जो हर साल फाइनेंस एक्ट आता है, आप लोग जानते हो ना, हर साल फाइनेंस एक्ट आता है, वो अमेंडमेंट्स अलग है, ये अलग है। तो ये जो अमेंडमेंट्स है, मतलब है इनकम टैक्स लॉ के अंदर ही ये अमेंडमेंट्स भी, बट ये इनकम टैक्स लॉ, वो जो फाइनेंस एक्ट वाली अमेंडमेंट्स आई होंगी वो तो एप्लीकेबल हो गई। उसके बाद हो सकता है कि कुछ प्रैक्टिकल प्रोसेस करते वक्त सीबीडीटी को रियलाइज होता है कि यार ये गलत हो रहा है, तो फिर वो एक अमेंडमेंट निकाल देती, उसको बोलते हैं नोटिफिकेशंस। क्या बोलते हैं? नोटिफिकेशंस। क्या मेरी बात समझ में आ रही है विवाद? ये देखो, अगर मैं आपको दिखाना चाहूं, ये देखो मैं आपको दिखाता हूं इनकम टैक्स की वेबसाइट पे, ये देखो लेटेस्ट अपडेट्स आपको दिख रहे हैं। यहां पर आपको लेटेस्ट अपडेट्स में आप व्यू ऑल पे जाओ, अब आपको यहां पर कुछ ना कुछ क्या दिखेंगी? सर्कुलर्स और नोटिफिकेशंस दिखेंगे। मैं आपको वन ऑफ द सर्कुलर और नोटिफिकेशन दिखाता हूं। जैसे ये देखो, एक नोटिफिकेशन है आप लोगों को दिख रहा है, फाइनेंस मिनिस्टर सीबीडीटी के, सीबीडीटी फाइनेंस मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, सीबीडीटी, ठीक है, सीबीडीटी आ गया ना। फिर इसके बाद इनकम टैक्स से रिलेटेड क्या निकाला गया है? नोटिफिकेशन। अब इस तरीके से नोटिफिकेशन इशू किया, इसमें कुछ अमेंडमेंट होगी, वो भी आपको समझ में नहीं आएगा, तो अभी समझने की जरूरत भी नहीं है। पॉइंट ये है कि अमेंडमेंट क्या है, उसके बारे में ये सब चीजों से अमेंडमेंट जो है वो नोटिफिकेशन के थ्रू क्लियर की जाती है। इसी तरीके से बच्चों एक होता है सर्कुलर। क्या होता है? सर्कुलर। मैं आपको कोई एक सर्कुलर भी दिखाता हूं, वेट। ये देखो, फाइलिंग ऑफ फॉर्म 10A के लिए एक सर्कुलर भी आया हुआ है। सर्कुलर यानी क्लैरिफिकेशन। तो ये एक सर्कुलर आया हुआ है, ये आपके सामने है, सर्कुलर नंबर 22/2022। किसी भी कानून के अंदर कोई भी अगर मिस क्लैरिफिकेशन हो तो उसको क्लैरिफाई करने के लिए गवर्नमेंट सर्कुलर निकालती है, यानी सीबीडीटी निकालती है। इज दैट क्लियर एवरीवन? तो चलो अब देखते हैं आगे। तो सीबीडीटी के पास और क्या पावर है? एक तो 119 के अंदर इशू सर्कुलर्स नोटिफिकेशन, और एक है सेक्शन 295।
टू फ्रेम रूल्स, टू फ्रेम रूल्स, फ्रेम रूल्स रिलेटेड टू इनकम टैक्स। इनकम टैक्स से रिलेटेड रूल्स बनाने का पावर किसके हाथ में? सीबीडीटी। सो अगर वो इनकम टैक्स से रिलेटेड कोई रूल्स बनाना चाहते हैं तो रूल्स मतलब जो डेली बेसिस पर रूटीन गाइडलाइंस कि कैसे उसको फॉलो करना है, ठीक है। इनकम टैक्स रिटर्न भरनी है तो कैसे भरनी है, उसका प्रोसेस क्या रहेगा, तो ये सब बातें सेक्शन नंबर 295 सीबीडीटी को पावर देता है टू फ्रेम रूल्स, क्या आप बनाओ इनकम टैक्स से रिलेटेड। तो 119 याद रखना टू इश्यू सरप्लस नोटिफिकेशन, 295 याद रखना टू फ्रेम रूल्स। इज दैट क्लियर एवरीवन? इज दैट क्लियर एवरीवन? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? चलो एवरीवन, हु ऑल आर असेसिंग ऑफिसर्स? जेसी, एसीडीसी, आईटीओ। तो सबसे पहले मैंने आपको बोला कौन करता है आपकी इनकम असेस? आईटीओ। इससे ना हो पाए तो एसीडीसी, एसीडीसी से ना हो पाए तो जेसी। ज्वाइंट कमिश्नर जो बोलता है वो ही मान लिया जाता है। अब सर ज्वाइंट कमिश्नर तो गलत भी हो सकता है, सर अगर वो तो कह रहा है मेरे को 5 लाख रुपए का टैक्स देना है बट मेरे हिसाब से 5 लाख का टैक्स नहीं है, तो फिर मैं क्या करूं? मैं रोऊं? नहीं, गवर्नमेंट कहता है आपके पास एक तरीका है। कह रहा क्या? कह रहा आप ज्वाइंट कमिश्नर से, अगर आपको ज्वाइंट कमिश्नर की बात यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की बात आपको समझ में नहीं लगती, अगर आपको लगता है वो गलत कह रहे हैं, सो आप कर सकते हो अपील। क्या कर सकते हो? अपील। अपील का मतलब है आप गुहार लगा सकते हो गवर्नमेंट से, कौन से ऑफिसर है जो आपकी बात सुनेगा कि आपका टैक्स इतना नहीं बनता। एडिशनल कमिश्नर, कमिश्नर को फोन करने का फायदा नहीं है, ठीक है। इसके बाद आप जो भी ये ज्वाइंट कमिश्नर कह दे तो ये आप अपील कर सकते हो। क्या कर सकते हो? अपील कर सकते हो। एक्चुअल में अपील आपको किसके पास जाना है अपील के लिए? कमिश्नर के बराबर एक और ऑफिसर होता है जिसको बोलते हैं कमिश्नर अपील्स। क्या बोलते हैं दोस्तों? कमिश्नर अपील्स। ये कमिश्नर के बराबर के लेवल पे बैठा है बट ये कमिश्नर अपील्स है, यानी ये अपील से रिलेटेड केसेस देखता है। वो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कमिश्नर है, ये अपील से रिलेटेड केसेस देखता है। तो अपील अगर आपको करनी है तो आप कहां जाओ? कमिश्नर अपील। कमिश्नर अपील से हार जाओ तो क्या रोए? नहीं, गवर्नमेंट कहता है उसके बाद भी आपके पास मौका है। पता है कहां जाओ? इनकम टैक्स, इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल, इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल यानी आईटैट। बच्चों अगर आप कमिश्नर से केस हार जाओ तो आप आईटैट में चले जाओ। कहां चले जाओ? आईटैट के पास। और अगर आईटैट से भी केस हार जाओ तो कहां जाओ? हाई कोर्ट। कहां चले जाओ? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के पास चले जाओ भाई। आईटैट से भी केस हार जाओ तो हाई कोर्ट, हाई कोर्ट आपकी बात सुनेगा। और अगर हाई कोर्ट से भी केस हार जाओ, वैसे तो हाई कोर्ट से केस हारने के बाद अगर 2 बार ही हो गया केसेस तो हाई कोर्ट से केस हारने के बाद फाइनल डिसीजन आ जाता है। बट मैंने कहा कि मान लो आप आईटैट में गए, हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट के बाद भी क्या वो केस अपीलेबल है? तो यस, एक जगह और है जिसको हम लोग बोलते हैं सबसे सुप्रीम, सबसे मेन, सबसे इंपॉर्टेंट, सबका कानून का माई बाप, सुप्रीम कोर्ट। सर सुप्रीम कोर्ट जो कह देगा वही फाइनल डिसीजन होगा, तो सुप्रीम कोर्ट के पास भी जा सकते हो। तो आप कमिश्नर अपील से हार गए केस, चिंता करने की जरूरत नहीं, आप आईटैट के पास चले जाओ। आईटैट के पास हार गए, हाई कोर्ट चले जाओ। हाई कोर्ट से हार जाते हो, सुप्रीम कोर्ट चले जाओ। सुप्रीम कोर्ट से हार गए तो बेटे घर जाओ, कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। क्या समझे? घर जाके सो जाओ, कुछ नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट फाइनल डिसीजन है, जो सुप्रीम कोर्ट कह दे वो सुप्रीम है ना। वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बेटा देखो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में भी अगर कुछ लेके आया हुआ है, कोई कानून है, उसके अंदर भी अगर कोई जस्टिफिकेशन देनी हो तो सुप्रीम कोर्ट दे रहा है। तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट सब कुछ है। सुप्रीम कोर्ट से ऊपर वैसे तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की पावर रखी गई है कि सुप्रीम कोर्ट के केस को भी आप, इंडियन प्रेसिडेंट जो होता है वो क्या कर सकता है? उस केस को, मतलब उसके रिजल्ट को ओवर रूल कर सकता है। बेसिकली सुप्रीम कोर्ट कहता है, मान लो किसी को फांसी की सजा दे दी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, अब अगर वो रिक्वेस्ट करे लाइफ इम्प्रिजनमेंट वाला बंदा, और अगर वो अपील करना चाहता है कि मेरी रिक्वेस्ट प्लीज सुनो, तो वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास जा सकता है। तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट के बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अगर उसको ये कह दे कि फांसी की सजा तेरे को नहीं मिलनी चाहिए, तेरे को उम्र कैद में कन्वर्ट कर देते हैं, तो वो उम्र कैद में कन्वर्ट कर सकता है। तो फांसी की सजा को उम्र कैद में कन्वर्ट करना या किसी उम्र कैद को, लाइफ इंप्रिजनमेंट को फांसी की सजा में कन्वर्ट करना यानी डेथ पेनल्टी में कन्वर्ट करना, ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास पावर है। इसके अलावा भाई घूमना भी तो होता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को पूरी दुनिया घूमनी है, वो सब कुछ भी तो करना है। सो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बाकी कानून पास भी तो करता है ना, चाहे पढ़ के करे चाहे बिना पढ़े करे, नहीं तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास और भी बहुत सारी काम है, नहीं
तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अगर है तो उसके पास ये एक्सक्लूसिव पावर्स हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने किसी को लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा दे दी है तो उसको डेथ पेनल्टी में कन्वर्ट कर दे, और अगर किसी को डेथ पेनल्टी में सजा दी है तो उसको लाइफ इंप्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर सकता है कौन? इंडियन प्रेसिडेंट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है विवान? तो ये है ओवरऑल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। दोस्तों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के बारे में ये है एक छोटी सी बात कि सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि डिपार्टमेंट का हेड कौन है, फिर नीचे कौन है, उसके नीचे कौन है, ये बातें समझनी जरूरी है। हु ऑल आर असेसिंग ऑफिसर्स, पता होना चाहिए कि कौन आपकी इनकम्स पे टैक्स निकालेगा। किसकी इनकम पे टैक्स निकालते हैं असेसिंग ऑफिसर्स? किसकी इनकम पे टैक्स निकालते हैं असेसिंग ऑफिसर्स? असेसी की इनकम पे टैक्स निकालते हैं। किसकी? असेसी की। बहुत ही जल्द हम पढ़ेंगे इसकी डेफिनेशन भी, बट एसएससी होता कौन है? एक सिंपल से वर्ड्स में, अ पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स। अ पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स इज कॉल्ड एज असेसी। जो पर्सन टैक्स पे करने के लिए लायबल है हम उसको क्या बोलते हैं? असेसी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है विवान? सो असेसी, अ पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स। कौन करेगा इसको कैलकुलेट? असेसिंग ऑफिसर करेगा। क्या ये बात समझ में आती है? सो एवरीवन, ये है हमारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, और आगे जाके हम लोग अगली क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे अबाउट टैक्स रेट्स, हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट इनकम टैक्स का एक्ट 1961, कुछ और इंपॉर्टेंट बातें जो कि हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही करते हैं बच्चों। बने रहो मेरे चैनल के साथ, और भी कुछ क्लासेस मैं आपको प्रोवाइड करूंगा इसी चैनल के अंदर। थैंक यू बच्चों, बाय बाय।